सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है जीने का मजा तो सुबह में है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज हमारे साथ मेहमान बहुत अच्छे और उनसे पूछेंगे वो आज करने क्या वाले हैं। ट्रिक से बताऊंगी कि इंस्टेंट फेस लिफ्ट कैसे होती है। उसमें ना कोई इंजेक्शंस इन्वॉल्व है, ना कोई क्रीम इन्वॉल्व है। घर में कोई ऐसी चीजें होती हैं जिनसे मेकअप किया जा सकता है? मेरे तो मुंह पे टोटल 3 से 4 चीजें लगती हैं, वो मैं अभी करके दिखा दूंगी। ये फेस लिफ्ट आप घर पे कर सकते हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी चीज में भी ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो वो वाली लुक आएगी नहीं जो आप देना चाह रहे हैं। और आई सॉकेट इसलिए क्योंकि ये आपकी आंखें खुली लगती है। ये आई सॉकेट मैंने बनाया। जब तक आप किसी चीज में भी ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो वो वाली लुक आएगी नहीं जो आप देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा जॉल्स हैं, जॉज है ना थोड़े से, ये सैग खुद भी थोड़े से ढीले। बता दे यहीं से दे दीजिए। बट एक काम करो, थोड़ा रुक जाओ। गुड मॉर्निंग, कॉर्ड दे दीजिएगा इसमें। गुड मॉर्निंग। नॉर्मली ये होता है कि मैं जब शोज़ करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं गाने से शुरू कर सकूँ। आज कुछ ऐसा शो है, संजीदा नहीं करना चाहता मैं इसको, लेकिन एज अ नेशन वी हैव टू ग्रो अप, एज पीपल वी हैव टू ग्रो अप, एज पीपल वी हैव टू रियलाइज हु वी आर। इट्स हाई टाइम कि we take responsibility of what we say and what we do। हम जो कहते हैं हमें उसको समझना चाहिए कि हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो उससे किसी की दिल आज़ारी होगी, तकलीफ़ पहुंचेगी। फिर जो हमारा रिलीजन हमें बताता है, इंसानियत हमें बताती है कि हम उसके मीज़ान पे पूरे उतरते हैं। आज का शो करते हुए मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत आम से शोज़ करता हूँ, बहुत आम सा आदमी हूँ। जब मैं पाकिस्तान में अपनी पिक्चर की शूटिंग पे निकला हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। लोग आपके पास आते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे बात करते हैं। आपके लिए, हमारी शूटिंग देखने के लिए पूरा दिन लोग धूप में खड़े रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया। जब हम टीवी ड्रामा की बात करते हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न दुनिया के उन चंद इदारों में आता है जिसने दुनिया को ड्रामे में एक नई जिद्दत दी है। फिर प्राइवेट प्रोडक्शंस का दौर शुरू हो गया, मुख्तलिफ चैनल्स आ गए और ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा बहुतात में प्रोड्यूस होने लगा। कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुई। फिर उसके बाद हमारे न्यूज़ चैनल्स आ गए और हर चीज़ एक सनसनी बन के रह गई, इंकिशाफ बन के रह गया। सो मच सो किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, ये भी एक इंकिशाफ है। कहीं कोई पाइपलाइन फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। कहीं इन तमाम चीज़ों के भीतर, इन तमाम चीज़ों के अंदर एक नई चीज़ दरियाफ्त हुई जो बड़े बड़े माशरों में, जिनकी हम मिसालें देते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं और जिनसे हम पैसा लेते हैं, एंड आई कोट दैट, जिनसे हम पैसा लेते हैं जिन लोगों से, उनके यहाँ ये रीइनैक्टमेंट शोज़ बेतहाशा पुराने हैं। एक पूरा कल्चर है इनके पीछे, 50 साल पुरानी तारीख है। आज मुझे बहुत दुख के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि जब हम इंसानों को कैटेगराइज कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कौन प्रिडिक्ट कर सकता है कि कल आपका फ्यूचर क्या होगा? कौन प्रिडिक्ट कर सकता है कि आज मैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो करता हूं और पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल पे करता हूं, कल क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैं एक बस में ट्रैवल नहीं करूंगा, या मैं बस की छत पे नहीं बैठा हूँगा, या मेरे पास आज जो शोहरत है, जो इज्जत है, वो कल नहीं रहेगी?
आज एक आई ओपनर शो है। सबसे पहले बिकॉज मेरे एल्डर्स जो हैं, मैं जो कुछ आज हूँ, जिस भी जगह हूँ, अच्छा बुरा सही गलत छोटा बड़ा जैसा भी हूँ, मैं इन्हीं लोगों की वजह से हूँ। ये वो लोग हैं जिनके बारे में लोग बहुत सारी बातें नहीं जानते। जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में आया पहली मर्तबा, तो मैंने एक बगैर जाने बूझे एक टेलीफोन कॉल की थी पाकिस्तान टेलीविज़न, और वो कॉल की थी मैंने काजिम पाशा साहब को। मैं काम ढूंढ रहा था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे काम चाहिए। उन्होंने मुझे उसी वक्त बुला लिया, मेरा ऑडिशन लिया और मुझे अपनी ज़िंदगी का पहला प्ले दिया, पानी पे नाम। आज मैं इनके साथ स्टेज को शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मैं नहीं चाहता था कि ये यहाँ इस शो में आएँ, इनकी ज़िंदगी पे शो होना चाहिए, इनकी ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए। ये लेजेंड हैं हमारे। जो कुछ काजिम साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न को दिया है या टीवी ड्रामा को दिया है, वो आने वाले बहुत सारे लोग आने वाले बहुत सारे सालों तक नहीं दे सकेंगे। सो सबसे पहले लेडीज एंड बिफोर आई स्टार्ट द शो, प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर काजिम पाशा साहब। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज के शो का मकसद क्या है। आप जो मुझे देख रहे हैं वहां थोड़ा सा ज़रा फोकस कीजिएगा। मेरी उन बहनों से रिक्वेस्ट है, उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, उन हॉस्पिटल्स में जहां समा चलता है, उन स्कूल्स के अंदर जहां समा चलता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आज ज़रा इसे देखिएगा। आज मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम खुले दिल से, तहे दिल से इंसान होने का इतराफ़ करें, अपनी गलती का इतराफ़ करें और ये कहें बस यार आई एम सॉरी, रवानी में ये हो गया। मैं ये चाहता हूं। आइए आपको दिखाता हूं कि हम आज का शो कर क्यों रहे हैं। आइए, हमारे पास पैकेज रेडी है। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लोग हैं। कमाल साहब का नाम सब जानते हैं और गालिब कमाल को भी सब जानते हैं। बहुत सारी तालियां गालिब कमाल के। थैंक यू। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं जफर जैदी साहब, बहुत सारी तालियां जफर जैदी साहब को। किंजा सैयद मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। अनम मौजूद है, अनम हक, इनके लिए बहुत सारी तालियां। ऑलराइट जी, एक काम करते हैं, ये शो तो इसी तरह से चलेगा। हम गाने, सर इजाज़त है, मैं गाना गा सकता हूँ? ओके, गाना गा सकते, तो गाने से हम शुरू करते हैं। तो अच्छा सा हैप्पी गो लकी कुछ सीन हो जाए और गालिब भी गा ले मेरे साथ। माइक दे दीजिए, गालिब विल सिंग ऑल्सो, गालिब विल सिंग ऑल्सो। माइक दे दीजिएगा जरा मुझे। Here we go. हेलो हेलो, जोर से ये बढ़ा दो, ये भी माइक इनका बढ़ा दो और आप लोग तालियां बजाएं। हमारी ऑडियंस बहुत बजाती है तालियां, शोर होता है यहाँ पे। दिल की चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यहीं से ले लो, यहीं से ले लो। आपका आपका नाम मेरा खजाना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा इसको माइक को बढ़ाओ। आज का शो हम इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि आज का शो एक आई ओपनर होगा, एक ऐसा शो होगा जिसके बाद शायद हम अपने गिरेबान में झांकने लगे, शायद हमें एहसास हो जाए कि हम अगर कुछ कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा नसीबा और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं दुनिया में कोई। अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। यहीं से लीजिएगा। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए ओ मेरे। अच्छा गालिब, हम एक काम करते हैं, इसको तेज करते हैं थोड़ा सा, गालिब इसको फॉलो करेंगे, थोड़ा सा तेज करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। 1 2 3 go। करिए, शुरू कीजिए। ओ मेरे There you go, that's it। दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, आपका अरमा, आपका नाम, मेरा नसीबा और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं दुनिया में कोई। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। जी बहुत सारी यार, तुम लोग तालियां वाले बजाओ, ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। हमारे प्रोड्यूसर हैं यासिर ताज, तो मैं उनको बुला रहा हूँ, यासिर के लिए भी बहुत सारी तालियां। आजा आजा जी। अच्छा, जो आज जो ये बात है वो यूँ है कि अभी एक निजी चैनल पे एक शो हुआ था और उस शो में एक बात कही गई थी और वो बात जाहिर है गलत थी। कहीं ना कहीं तो हमें गलत बातों के लिए खड़ा होना पड़ता है। हमारे साथ एक अजीब सा अलमिया है कि जहाँ बोलना होता है वहाँ खामोश रहते हैं और जहाँ खामोश रहना होता है वहाँ बहुत शोर मचाते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं एक दूसरे से, आई डू अंडरस्टैंड कि हमारे नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये हमें राइट किसने दिया है कि हम इंसानों को कमतर या बेहतर समझने लगे। मैं क्लास 8th में था या 9th में, जब मैंने द लास्ट सर्मन ऑफ होली प्रॉफिट पढ़ा था। उस लास्ट सर्मन के अंदर जो एक बात कही गई थी वो बड़ी कमाल थी। कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं, कोई बदू किसी गैर बदू से बेहतर नहीं। तो फिर ये राइट हमें किसने दे दिया? ये राइट हमें किसने दे दिया कि हम इंसानों को बेहतर या कमतर समझने लगे? फी ज़माना बड़ा अजीब सा दस्तूर है। वो दस्तूर ये है कि हम लोगों के कपड़े देखकर उनके स्टेटस का अंदाज़ा करते हैं। मैंने बहुत मैले कपड़ों में बहुत उजले लोग देखे और बहुत उजले कपड़ों में बहुत मैले लोग देखे। मैंने बहुत छोटे से घरों में बहुत बड़े बड़े लोग रहते देखे और मैंने बहुत बड़े बड़े घरों में बहुत छोटे लोग देखे। मेरा मुल्क इसलिए नहीं चलता कि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं,
मेरा मुल्क इसलिए चलता है कि यहाँ बहुत छोटे छोटे लोग इस बड़े से मुल्क को चलाते हैं। मेरा मुल्क इसलिए नहीं चलता कि यहाँ चंद लोग मिलकर करप्शन करते हैं और मुल्क की दौलत को लूट के खा जाते हैं। मेरा मुल्क इसलिए चलता है कि पाकिस्तान के बेशतर लोग इस करप्शन को फेस करते हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। मेरा मुल्क इसलिए नहीं चलता क्योंकि यहाँ बैठ के लोग स्टेटमेंट दे देते हैं और भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। ये भी भूल जाते हैं अगर खुदा ताला उन्हें कुछ दे देता है तो ये भी भूल जाते हैं कि ये अल्लाह की देन है। आपके पास आपका क्या है? मेरे पास ना मेरा मिजाज है, ना मेरी अक्ल है, ना मेरा शऊर है, ना मेरी ज़बान है, ना मेरा दिल है, ना मेरी सांसें हैं। मैं जो बात करता हूँ वो मेरी नहीं है। इमेजिन कीजिए अल्लाह मियाँ मुझसे एक दिन ये सब कुछ ले लेता है, मैं क्या कर पाऊँगा? मैंने ये तमीद क्यों बांधी है ये आपको नेक्स्ट ब्रेक में पता चलेगा, लेकिन आज का शो मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज एज अ कौम हमको डिसीजन लेना है। आज का शो रेटिंग ओरिएंटेड हो ही नहीं सकता। आज का शो इंसान ओरिएंटेड है, ह्यूमन ओरिएंटेड है। अगर आप ह्यूमंस को देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप ह्यूमैनिटी की बात करें तो आज चैनल चेंज मत कीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है। बजा दो यार, बजा दो। अच्छा ये बड़ी गलत बात है, यहाँ भी ख़वातीन होती है ना, वो इतनी तालियां बजाती हैं, तुम लोगों में अच्छा नहीं लग रहा ना? जोर से तालियां बजाओ। 1 2 3 गो। अच्छा ये जो मेरे साथ यहाँ बहुत प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स बैठे हैं, ये बड़े कमाल एक्टर्स हैं, बड़े कमाल लोग हैं। ऑफ कोर्स वन ऑफ देम इज़ द लेजेंडरी काजिम पाशा साहब। आज हम बात कर रहे हैं वो रीएनैक्टमेंट शोज़ की बात करें। आप मुझे टेलीफोन कॉल कीजिए और बहुत सिंपल सी बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ, डॉक्टर ईसा की तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट है आपके लिए। एवरी सिंगल कॉलर जो आज थ्रू होता है और कोई अच्छी बात करता है उसके लिए हम देने जा रहे हैं एक अदर सरप्राइज़ गिफ्ट डॉक्टर ईसा की तरफ से। सो मेक श्योर यू गिव अस अ कॉल। अब हम बात को शुरू करते हैं, बात को खोलते हैं। अली हम क्लिप रोल कर सकते हैं पहले? हाँ, ये शो हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम इन तमाम लोगों से बात शुरू। प्लीज वॉच दिस। पाकिस्तान में रीएनैक्टमेंट पर मबनी क्राइम शोज की जो उम्र है वो लगभग 7 साल है। यहां पर इन शोज के हवाले से सख्त एतराजात और मनफी पहलू सामने आ रहे हैं, मगर कोई तहकीकी फोरम ना होने की वजह से इन शोज की मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही और ना इनके हवाले से बात की जा रही और ना ही इनमें बेहतरी की कोई गुंजाइश निकल रही है। पाकिस्तान में इन रीएनैक्टमेंट पर मबनी शोज के असरात और इनके जो तय किए गए अहदाफ हैं, इनकी जो बातें सामने आ रही हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो किस तरह से, वो उस हवाले से मैं थोड़ा प्रोग्राम के आगाज में बात करना चाहता हूं। पहले कुछ जिक्र हो जाए जो एतराजात इन शोज पर आ रहे हैं। एक तो ये कि इन शोज के हवाले से कहा जाता है ये जराइम में इजाफे का सबब बनते हैं, लोगों को आइडियाज देते हैं, फिर फोश मवाद जो है वो उसकी बहुतात होती है। तीसरा जो एतराज है इन पर जो चार्जशीट में वो ये कि ये असल मामलों में रद्दोबदल करते हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि ये रेटिंग बढ़ाने के सारे तरीके होते हैं और इसी वजह से ये सब कुछ किया जाता है। फिर कुछ ऑन गोइंग केसेस हैं जो जुर्म की शफाफ तहकीकात पर भी ये शोज असरअंदाज होते हैं। इन शोज के हवाले से एक और बात की जाती है कि ये जो शोज हैं वो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। इनके मौज़ूआत और इनमें जिस तरह से री-एनैक्टमेंट मुख्तलिफ सीन्स की जराइम की जाती है और हसास मामलात की जो ड्रामेटाइजेशन की जाती है उसमें कतन ख्याल नहीं रखा जाता। ये बहरहाल इन पर जो है वो एतराजात और इन शोज पर जो है वो इल्जामात हैं। मगर क्राइम शोज के हवाले से कुछ चीजें हैं जो मैं आप देखने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन क्राइम शोज ये बनते किस तरह से हैं। एक तो ये कि री-एनैक्टमेंट, और खासकर मैं री-एनैक्टमेंट पर फोकस करना चाहता हूं। री-एनैक्टमेंट के लिए जिन अदाकारों का इंतखाब किया जाता है वो कोई बड़े मंझे हुए अदाकार नहीं होते। वो थर्ड कैटेगरी, सी कैटेगरी के जो है वो बिगिनर्स लोग होते हैं। फिर इन्हें कम से कम मुआवजा दिया जाता है। ये कोई बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं होते और अदाकारी के फन से ना आशना ये लोग कुछ भी करने को जो है वो तैयार होते हैं। और इनका जो इनकी जो अदायगी है, इनको जो मुआवजा दिया जाता है वो 500 से 2000 के दरमियान होता है और ये इस मुआवजे में किसी भी तरह का सीन
जो है वो करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे कोई इनसे डायलॉग बुलवा लिया जाए, कोई इनसे ड्रेसिंग करवा ली जाए, और रेटिंग के लिए किसी भी सतह की अदाकारी जो है वो इनसे कराई जाती है। अब क्राइम शोज का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए? इनका मकसद टीवी पर तो जराइम की रोकथाम होना चाहिए। अमेरिका और भारत में जो है वो इस हवाले से तहकीकात की गई हैं, इस हवाले से मैंने शुरू में भी जिक्र किया। फिर मुख्तलिफ जामियात की सतह पर मॉनिटरिंग फोरम्स कायम है, रिसर्च की गई बाकायदा, और इनके जो मनफी पहलू थे उन पर काबू भी पाया गया। मगर पाकिस्तान में ना तो कोई रिसर्च हुई और ना ही इनका जो है वो कोई मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है। एक तहकीक हुई यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बनी में, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में, और उस तहकीक में जो कि थॉमस ह्यूज और मेगन मेगज ने की, जर्नल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड पॉपुलर जो है वो उनका एक जरीदा है जहां पर जो है ये तहकीक शाये हुई। इस तहकीक के मुताबिक ये 2007 में हुई थी, और उस वक्त जो है वो 73 अच्छा जी, मकसद ये नहीं था कि हम आपको ये दिखाएं कि निजी चैनल पे क्या कहा गया है। मकसद जो हर्टफुल बात है वो ये है कि जब किसी इंसान को थर्ड ग्रेड कहा जाता है या थर्ड क्लास कहा जाता है, ये हर्टफुल बात है। आई डू नॉट नो कि क्या वजह है, एंड ऑनेस्टली इस क्लिप को भी बल्कि बंद ही कर दें। मैं नहीं चाहूँगा कि ये निजी चैनल का बार बार हम दिखाएं। मकसद ये नहीं है, ये सिर्फ एक हवाला है, एक रेफरेंस है, और ना किसी निजी चैनल पे कोई तनकीद हमारा वो है, और ना किसी इंडिविजुअल को ये कहना है कि जी ये सही है या गलत है। लेकिन एक बात से जो तकलीफ़ हुई है, मैं सिर्फ गिनवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में गुर्बत का बहुत अजीब सा आलम है। मुझे नहीं पता आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं या किसी और के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, लेकिन हमारे पास, मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ। हमारे पास एक एक्टर हैं राहील के नाम से जो काम करते हैं, ही इज़ एन एडवोकेट। हमारे पास एक डॉक्टर हैं हु वर्क्स इन रीएनैक्टमेंट, हिज नेम इज़ डॉक्टर फैसल। अगैन अनदर एडवोकेट, आजम खान। वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स, काशिफ जावेद। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन सिटी कोर्ट, सुहेल खान। मिस्टर गालिब कमाल, ऑफ कोर्स उन्होंने फिल्म्स की हैं, बट एन MBA। मेरा जो इशू है वो ये नहीं है कि इन्होंने क्या कहा। ऑनेस्टली मुझे कोई ना, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं देखता टेलीविज़न, मुझे टाइम नहीं मिलता देखने का। मेरे जो इशू है वो ये है कि हम किसी की तज़हीक नहीं कर सकते, किसी भी मामले में किसी की तज़हीक नहीं कर सकते। किसने किसको हक दिया है कि कोई किसी को थर्ड क्लास बोले? ये हक नहीं है, ये हमारा हक नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा काज़िम पाशा साहब से। सर आप लोग कहिए, मेरा तो सिर्फ इतना है, मेरी न तो मैं किसी पे तनकीद करना चाहता हूँ, ना मैं सिर्फ अपने शो की ओनरशिप लेता हूँ और अपनी शख्सियत की ओनरशिप लेता हूँ कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे एक्टर्स, आज जो कराची टू लाहौर फिल्म है और उसका जो सीक्वल जो बन रहा है, उसमें जो लड़का एक्ट कर रहा है यासिर, उसने शुरू किया था रीएनैक्टमेंट से। आई डोंट नो, इट्स हर्टफुल। मे बी शायद रवानी में कहा गया ये जुमला शायद हर्ट ना किया हो, लेकिन इट्स हर्टफुल, ऑनेस्टली इट्स हर्टफुल। और मेरे ख्याल में टू द बेटर सेंसेस, आई थिंक आप अगर एक लाइनर अपने शो में अपॉलॉजी का दे दें तो आई थिंक दैट विल बी गुड। मेरी तो रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको भी फोर्स नहीं करता, किसी को फोर्स नहीं करता। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। मैं वो आपकी मर्जी है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम एज एंकर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों में बेहतर बातें दें। और क्या दिखाइएगा, ज़रा दोबारा दिखाइए, दिखाइए जी। ये नापा से डिग्री है, हमारे ये आर्टिस्ट है। ये गालिब कमाल की MBA की डिग्री है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल मेंबरशिप है। कराची यूनिवर्सिटी BA। सिंध बार काउंसिल का वो है। आई डोंट नो, मेरे लिए, मैं काजिम साहब से शुरू करता हूँ। सर प्लीज़ आप बताइए, आपने एक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, एक्टर्स के साथ काम किया है। पहले जो भी एक्टर्स आते हैं वो नॉविस ही होते हैं, उन्हें नहीं पता होता एक्टिंग का। सो मच सो कि जब आपने शबीर जान साहब को मुतारफ़ करवाया तो वो भी नए ही थे, एजाज़ असलम अगर आए तो वो भी नए ही थे, और आज ये लोग सुपर डुपर स्टार्स हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। देखिए, क्रिटिसिज्म एक और चीज़ है और रिडिकुल करना एक और बात है।
मैं उसमें ये बात कहने वाले की अहलियत को जानता हूँ कि वो कम नज़र आती है मुझे, और उसको शायद स्क्रीन के आदाब का इतना नहीं पता कि स्क्रीन पे किस तरह से किस बात को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और किस तरह दिल आज़ारी की जाती है। मुझे ज़्यादातर जो अभी आपने क्लिप दिखाई, इसमें एक दिल आज़ारी का पहलू नज़र आया। एक तो ये बात मेरे जहन में आई है, दूसरे मैं उस दौर से ड्रामों से ताल्लुक़ मेरा है जब से ये रीएनेक्टमेंट्स या प्राइवेट चैनल्स ही नहीं आए थे। रीएनेक्टमेंट्स का तो वजूद बहुत बाद में आया, लेकिन प्राइवेट चैनल्स ही नहीं आए थे। तो मुझे और मेरे साथ जो दीगर ड्रामा प्रोड्यूसर्स या ड्रामा डायरेक्टर्स थे, उनको जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, सपोर्ट कास्ट या और ऐसे जो किसी में कम जुमले जिनके हों, 1 या 2 या 3 जुमले हों, वो कास्ट करने के लिए हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन रीएनेक्टमेंट आने से ये हुआ कि एक हद तक, बल्कि बहुत सारे आर्टिस्ट तो यहाँ से भी बड़े बड़े अच्छे रोल करके ऊपर आए हैं। हमें जो आर्टिस्ट मिलता रहा है अब जहाँ हम काम कर रहे हैं, या पहले भी टीवी में था जब भी या रीएनेक्टमेंट्स हो चुके थे, तो वो आर्टिस्ट उसको नो हाउ है, कैमरा कैसे फेस किया जाता है, सेट पे बोला कैसे जाता है, कैमरे सिंगल कैमरा क्या होता है या 2 कैमरे की प्रोडक्शन क्या, वो आर्टिस्ट इतना समझ गया। अब उसको जब हम बुलाते हैं तो हमें उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम बहुत हमारा कंज्यूम होता था उसको समझाने में कि देखो ये कैमरा है, इसको ना देखना, तुम यूँ होके बातें करो। अब जो निकल रहे हैं यहाँ, मैंने तो बहुत अरसे पहले ये बात इसी चैनल पे मैंने फरहान साहब को और ज़फ़र साहब को भी ये कहा था कि इसको एक एकेडमी की शक्ल दें, जो नए आने वाले जिनके वसाइल नहीं हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेके या नापा का 4 साल का या 3 साल का कोर्स करके इस एक्टिंग या अदाकारी से आशना हो सकें। एक्चुअली बात यह है कि हमारे मुल्क में इसको अभी तक एक पड़ोसी मुल्क में, भारत में, इंडस्ट्री के तौर पे लिया जाता है। जब इंडस्ट्री के तौर पे लिया जाता है, भाई कोई भी चीज़ हो, आप डिप्लोमा होता है, फलानी चीज़ होती है, फिर इंडस्ट्री में जाता है। हमारे इस मुल्क का अलमिया ये है कि अगर चंद स्कूल अदाकारी के हवाले से ये यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में 1-2 खुली हैं, इतने महंगे हैं ना कि एक जो आपने अभी बताया है, जो जहाँ जो आके काम करते हैं वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बासलाहियत इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब मेरे प्लेस में, मुझे सॉरी हाथ लगा है, जो मेरे प्लेस में जिन्होंने काम किया है। और अब हम जब भी साइड कास्ट को हम सोचते हैं कि हम आर्टिस्टों को बुलाएं, आप यकीन कीजिए कि सबसे पहले रीएनेक्टमेंट की कास्ट मेरे सामने और मैं ये मुतमईन होता हूँ कि ये मुझे मेरा टाइम, क्योंकि टाइम की अब प्राइवेट चैनल में आने के बाद कदर ये हुई, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग के दौरान ज़रूरत है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। लेकिन ये आर्टिस्ट जाने बूझे होते हैं और अच्छा काम कर लेते हैं। लेकिन इनको, और मैंने फिर जैसे पहले कहा शायर कि इसको एक एकेडमी का दर्जा देने के लिए ज़रूरी ज़रा सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि कल ये आर्टिस्ट किसी डायरेक्टर के पास जाते हो, यार रीएनेक्टमेंट की बात छोड़ो यार, प्ले क्या किया है तुमने, कल को कोई ऐसा ना कहे। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं गालिब साहब की कमाल साहब की एक बात आपको कोट करता हूँ। कमाल साहब ने कहा था, जिस ज़माने में उनका शो शुरू हुआ तो बहुत सारे अखबारात ने ये लिखा कमाल साहब के बारे में कि कमाल साहब छोटे आर्टिस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने एक शो शुरू कर दिया है। कमाल साहब ने उसके जवाब में कहा था कि ये जो छोटा सा डब्बा तुम देख रहे हो, एक दिन ये तुम्हारी फिल्म से बड़ा हो जाएगा। और ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। गालिब कमाल के पास कुछ बातें हैं जो वो करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो बहुत तल्ख हैं लेकिन हकीकत है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जोर से अच्छा जी, मेरे पास एक पैकेज है, मैं सबसे पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम गालिब, अच्छा नहीं है, अच्छा ओके ठीक है, तो गालिब की तरफ आते हैं। गालिब, आपके फादर ने शो शुरू किया था और वो बहुत बाकमाल शो हुआ, लेकिन आप खिलाफ हो गए थे, लोग खिलाफ हो गए थे, एक्टर्स ने बहुत मजाक उड़ाया था। लोग तो खिलाफ नहीं हुए थे ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता ना कि क्या चीज़ है। एक्टर्स सारे खिलाफ हो गए थे और उन्होंने कहा था कि बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे आ गया कमाल, और हम तो सवाल ही पैदा नहीं होते कभी छोटी स्क्रीन पे काम करें, ये हमारी बेइज्जती है, क्यों आए हो कमाल तुम, और काफ़ी उनको ताने तमरखे देने लगे। लेकिन मेरे फादर एक वॉरियर थे और वो चाहते थे घर घर उनके टैलेंट को जो है वो जाना जाए। और जब इन्होंने कमाल का शो किया, ये 70s का ज़माना था, उस वक्त तक कम से कम कोई 100 फिल्में वो कर चुके थे। तो जब किया तो बहुत से एक्टरों ने, अब्बा अपनी ज़िंदगी में मुझे बताया करते थे, और कुछ जो एक्टर हैं उनके नाम भी लिए थे, वो हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि टीवी पे कभी काम करें और ये करें वो करें। उसके बाद जब 7 साल पहले अब्बा की डेथ हुई, उससे पहले वो बहुत खुश होते थे जब वो बड़े बड़े आर्टिस्टों को टीवी पे काम करते हुए देखते थे, और फिर वो कहते थे देख लो सब आर्टिस्ट आ गए इस टीवी पे, जिसको उस ज़माने में उन्होंने कहा था कि एक दिन यही, क्योंकि कुछ आर्टिस्टों को कुछ क्योंकि पार्टीज़ होती थी ना, तो वहाँ पर ऐसा कुछ जिक्र हो जाता था, तो अब्बा ने वहाँ पर भी एक दफ़ा बोला था, एक दिन यही जो छोटा सा डब्बा है ये तुम्हारे फिल्म से भी ज़्यादा बड़ा साबित हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप भी रीएनैक्टमेंट करती हैं, तो कैसा लगता है? रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, क्या वाकई ये तासुर सही है कि पैसे दे के कुछ भी करवाया जा सकता है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि पैसे देकर कुछ भी करवाया जा सकता है। और आपने जैसे अभी कहा कि रियल लाइफ से बिल्कुल ये एक फैक्ट है कि रीएनैक्टमेंट के जो आर्टिस्ट हैं या जो उसकी स्टोरीज़ होती हैं वो रियल लाइफ से ही मुताबिक होती हैं, बिल्कुल उसी से अटैच होती हैं। जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा होता है वही सब कुछ दिखाया जा रहा होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है, जहाँ पर लोगों को इतना शऊर नहीं है, तो इन प्रोग्राम्स के ज़रिए उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी उजागर की जा रही होती हैं। ये कहना कि जी लोगों को हम दिखा रहे होते हैं कि जी क्राइम कैसे हो रहा है, नहीं, क्राइम रोकने के तरीके भी बताए गए होते हैं। मैं वही ये एक बात ये मैं कह रहा था कि तो ये जो बात की थी ना कि ये 3rd क्लास आर्टिस्ट 500 रुपये 1000 रुपये लेके काम करने वाले आर्टिस्ट, तो 500 रुपये 1000 मेरे ख्याल से इन्हीं का चैनल देता है, आई एम सॉरी। और दूसरी चीज़ जो थी ना, वो कह रहे थे कि एक इंडिया मतलब भारत में भी कोई करारदाद पेश की है और अमेरिका में भी पेश किया है, तो ये इनसे पूछें कि पाकिस्तान में बोल रहे रीएनैक्टमेंट जो है वो ख़राब है। इन्हीं का एक एंटरटेनमेंट चैनल है जिस पे ये खबरदार के नाम से इंडियन रीएनैक्टमेंट चला रहे हैं। अच्छा देखिए नहीं, मतलब एक इंडियन कंटेंट आप पाकिस्तान में चला रहे हैं, वो भी रीएनैक्टमेंट, और आप यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ रीएनैक्टमेंट के आर्टिस्ट 3rd क्लास हैं, यहाँ स्टोरी से लोग जो है वो गलत सीख रहे हैं। हमारी हर स्टोरी के एंड में एक अच्छा मैसेज होता है, और बगैर मैसेज के हम स्टोरी को एंड ही नहीं करते। क्यों आसिफ ताज? हर स्टोरी के एंड में, और उससे अगर मुझे तो समझ नहीं आता माशरा क्या सीख रहा है। मुझे अगर अभी मेरे एक दोस्त था जिसको सदर में एक डमी मोबाइल बंदा बेच के चला गया रियल में, तो अगर हम उसको स्टोरी में बता के कि उसने किस तरह उसको बेचा था, अगर हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप भी इससे होशियार रहिएगा कि कोई बंदा सदर जैसे एरिया में जल्दी से आए और एक डमी मोबाइल आपको बेच के भाग जाए रियल दिखा के, तो हम इसमें गलत कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? मुझे बताया। वो तो बात मैं भी कहता हूँ। देखिए मेरा जो स्टैंड है वो तो बिल्कुल ही दूसरा है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए आपको दिखाना चाहिए, आप बहुत सारी और चीज़ें भी दिखाते हैं जिसमें वायलेंस भी होता है। अगर ऐसे करना है तो फिर अंग्रेज़ी फिल्में भी बंद कर दें, फिर आप बहुत सारी ऐसे ड्रामे जो हमारे टेलीविज़न पे होते हैं, प्राइवेट चैनल्स पे होते हैं, उनको भी बंद कर दें। और सबसे पहले वो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो प्राइम टाइम के जो टॉक शोज़ होते हैं वो बंद कीजिए। सबसे पहले तो वो बंद करेंगे, क्योंकि उनसे बच्चे सिवाय झूठ बोलने के और कुछ नहीं सीखते, एक दूसरे की इज्जत उतारने के और कुछ नहीं सीखते। मतलब मुसलसल बैठ के एक आदमी 1 महीना पहले एक बात करता है, 1 महीने के बाद दूसरी बात करता है, एक पार्टी में जाता है फिर दूसरी पार्टी में जाता है, कभी किसी चीज़ पे पाबंदी होती है, कभी किसी चीज़ पे पाबंदी होती है। आई मीन जस्ट अगर बंद करना है तो फिर ये सब बंद करें। और अगर ये सब नहीं बंद करते तो एज ए नेशन वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको गुड के साथ बैड भी देखना पड़ेगा और बैड में से गुड ड्राइव करना पड़ेगा। हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि हम एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं? नहीं रहते हम प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में। आज मैंने डिबेट देखी है सुबह, मेरा ये मशगला है कि मैं सियासत देखता हूँ और बहुत ज़्यादा देखता हूँ। पाकिस्तानी सियासत कम देखता हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सिवाय अपनी बात के और कुछ नहीं करते।
आप सोचिए आज जो रिपब्लिकन डिबेट हुई है वो मियामी के अंदर हुई थी, उसमें जो 4 कैंडिडेट्स खड़े थे दे वर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इश्यूज। हमारी किस डिबेट में किसी वर्ल्ड इशू के बारे में बात होती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो बात यही होती है जी मैं इन्होंने ये कह दिया जी, फला ने ये कह दिया, मैं बल्ला घुमा दूंगा, मैं तीर मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, ये बातें होती हैं हमारे यहाँ। पानी के मसाइल, इससे हम बाहर नहीं निकल पाते, बेरोजगारी के मसाइल, इससे बाहर नहीं निकल पाते, सेहत के मसाइल, इससे बाहर नहीं निकल पाते। हम क्या वर्ल्ड फोरम पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करेंगे जब हम प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं? आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको अपनी नेशन पे एतमाद करना पड़ेगा, आपको बच्चों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे आपके, याद रखिए यूट्यूब पे ऐसा तमाम मवाद मौजूद है जिस पे कोई पाबंदी नहीं है, वो सब कुछ जाके वहां भी देखते हैं, वो गूगल करते हैं, एक नाम उन्हें बहुत सारी चीजें नजर आ जाती हैं। आपका बच्चा वो बच्चा नहीं रहा जो एक घर में रहता था, शाम मगरिब के वक्त वो घर वापस आ जाता था, वो घर वापस आने के बाद इतनी दुनिया की सैरों पे निकल जाता है कि आपकी सोच है। बिल्कुल सही बात है, अनबिलीवेबल। एक टेलीफोन कॉल है। और ये रात के 11 बजे कौन से बच्चे बैठ के देखते हैं रीएनैक्टमेंट? मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि रात के 11 बजे कौन से बच्चे बैठ के रीएनैक्टमेंट देखते? बहुत अजीब बच्चे होंगे जो देखते होंगे। सुबह स्कूल जाने वाले एक टेलीफोन कॉल है, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। हो सकता है बहुत एक आदमी बैठा रीएनैक्टमेंट आई मैं देखूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? साहिब भाई रुशदा आकिफा बात कर रही हूँ जहानिया से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बात कीजिए। एक तो मैं जी साहिब भाई आपसे एक ये कहना चाहूंगी कि काजिम पाशा साहब और गालिब कमाल साहब जैसी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आई हुई हैं और बाकी सब भी हैं, बहुत अच्छे हमारे लिए ये मेहमान हैं, मैं सबसे सलाम कहूँगी। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि समा चैनल एक स्पेशल और बहुत ज़बरदस्त चैनल है और उसका आज प्रोग्राम जो है रीएनेक्टमेंट और ड्रामेटाइजेशन, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत एक और कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यासीन जी, मैं मुल्तान से हूँ जी। क्या कहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्ट उससे निकला है और आर्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, तालियां तालियां तालियां। गुड मॉर्निंग। अभी जो बात हुई थी कि हमारे जो रीएनैक्टमेंट्स होते हैं वो किस तरह की होती हैं, मैं आपको एक पैकेज दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ वॉच दिस और उसके बाद फैसला कीजिए कि इन्होंने सही कहा था या गलत कहा था। प्लीज़ वॉच दिस। अबे चल जाएगी और तू डर कर ही मर जाएगा। लो तुम पकड़ लो। बहुत बोरियत हो रही है यार, सुबह से ख्वार हो रहे हैं। गेमिंग चले? स्नूकर चलते हैं, कुछ नया करने को दिल चाह रहा है यार। ओए, बहुत सारी तालियां। इसमें जो एक एक्टर है वो कराची टू लाहौर के अब मेजर आर्टिस्ट हैं, जो उसका सीक्वल बन रहा है उसके मेजर आर्टिस्ट हैं, और ये प्रोड्यूस किया है रीएनैक्टमेंट ने। ये प्रोडक्शन जो ये रीएनैक्टमेंट की है वो आर्टिस्ट जो पहले, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है वो क्लिप भी मेरे पास है, तो प्लीज मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले प्लीज वॉच दिस। क्या है? पीछे होके खड़े नहीं हो सकते? ओ पीछे कैसा? मतलब दूर होके खड़े हो ना? क्या क्या टच क्या कर रहे हो? क्या टच कर रहे? पीछे होके खड़े हो। तुमको डर लगता? हाँ। नहीं लगता। डर नहीं लगता? नहीं। हाँ नहीं लगता। ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे? किधर से आया है? क्या बोलो का बच्चो बोलो। क्या बोलूंगा तो कराची बोलूंगा ना, लाहौर थोड़ी बोलूंगा। किधर जा रहा है? लाहौर। क्यों बताऊं? ये जगह बड़ा खतरनाक है, तुम पहली दफा इधर आए। क्या खतरा है यहाँ पे? वो इधर सबसे बड़ा खतरा तो हम है, और पानी भी थोड़ा कम है। तो पानी कम है मतलब क्या? अच्छा मुझे अभी हम लोग अपनी पिक्चर कर रहे थे, तो मेरी पिक्चर रास्ता इट्स गोइंग टू बी रिलीज्ड वेरी वेरी सून। उसमें जब हमें एक बहुत क्रूशल सीन की ज़रूरत थी
तो उसमें आप ही के री एनैक्टमेंट आर्टिस्ट हैं जो हमारे पास आए थे और उन्होंने एक्टिंग की। वो होता ये है कि सीन ऐसा था कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ एंड देन दिस गाय कम्स और उससे कोई बेइज्जती करता है, उसको कुछ कहता है एंड देन मैं उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ। पूरा एक्शन फिल्म है तो ऐसा होना पड़ता है, कंधे पे हाथ रख के एंड देन आई गो एंड देन आई स्टार्ट हिटिंग द अदर गाय। लेकिन जो उसने एक्टिंग की थी वो बहुत कमाल एक्टिंग थी, बहुत कमाल एक्टिंग थी। तो अच्छा इसी तरह से जब हमने, बल्कि आप लोगों में से कुछ लोग तो वहाँ मौजूद थे जब मैं इस शहर को क्लेम करता हूँ, तो वी वर एट हाई राइज में, बहुत हम लोग हाई राइज पे थे। तो वहाँ मेरे साथ मेरे एक दोस्त होते हैं जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, इरफान, वो होते हैं। देन माई सेल्फ आई बिकम दिस विलन सॉर्ट ऑफ अ गाय जो इस दुनिया पे इस शहर पे रूल करता है एंड वो अजीब सा एक गेटअप है और वो बहुत एक डिफरेंट कैरेक्टर है। तो उसके अंदर भी री एनैक्टमेंट आर्टिस्ट जो थे वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ब्रिलियंट एक्टिंग की थी। तो आप सबके लिए बहुत सारी तालियां यार। मैं ये कह रहा था, हाँ जी आप बताइए। मैं ये कह रहा था कि आपने भी क्लिप दिखाया ना, इसमें एक हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो माशरे के अंदर जितनी बुराई है उनको हम खुद बंद कर रहे हैं। हम अगर उस ड्रामे का स्टार्ट करते हैं बुराई से तो एंड हम खुद करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये इस इंडस्ट्री को इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट दे रहे हैं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम जरा चुप होते हैं। जरा गालिब आप भी बात कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले इनसे सुनते हैं। आप लोग बताइए जी क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना तो बहुत कुछ आ रहा था और मैं न जाहिल कहूँगा न थर्ड क्लास कहूँगा, बेवकूफ़ ज़रूर कहूँगा उस शख्स को जिसने हमें जाहिल और थर्ड क्लास कहा। और ये कितने अफसोस की बात है कि वो एक इतने अच्छे स्टेज पर बैठकर एक शो कर रहा है और फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि 500 से लेके 2000 तक कुछ भी करवा सकते हैं। क्या आप बताइए जुमला नश्र होने के काबिल है? क्या उसको जेब देता है? उसने वहां साबित किया कि ये लफ्ज़ जाहिली कह सकता है। अच्छा देखिए, एक बात है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन एक बात ज़रूर है, थोड़ा सा तहम्मुल से सुनिए। जिस जुमले पे मुझे इतराज़ है वो थर्ड क्लास है। ये जो बात उन्होंने की कुछ भी करवा सकते हैं, वो कैरेक्टर की बात कर रहे होंगे और कोई बात नहीं। लफ्ज़ कहने के काबिल नहीं है ये। नहीं, आई एम श्योर कि आप किरदार के हवाले कर सकते हैं कि इनको कोई भी किरदार दे दीजिए, वो इसमें कर सकते हैं। देखिए ये किरदार, देखिए वो लेकिन हम सबको ये उसकी कॉनोटेशन तो पता है ना कि उनका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि किसी के किरदार पे कोई बात की जाए, ये मतलब नहीं होगा। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, सुन लीजिए। मैं चाहूँ तो उसको प्रोवोक कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमको सच बोल, जब हमें ये समझ में आ गया कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात की गई है, तो फिर हम उसको गलत रंग ना दें। हमें पता है कि वो एक स्लिप ऑफ टंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं बाहर बैठा हुआ था और एक लफ्ज़ बहुत अच्छा काजिम साहब ने, जो मेरे उस्तादों में से हैं, बल्कि उस्ताद हैं, कहा कि दिल आज़ारी। जब दिल आज़ारी होती है तो अल्फाज एक से एक मुंह से निकलते हैं, लेकिन हम तहजीब याफ्ता है और माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल हम वो जुमले इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उसने किए। चलिए, लेकिन एक बात मैं और कहूँगा प्लीज़, कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये रीएनैक्टमेंट पर हमला है या समा पर। नहीं, देखें क्यों? मैं समा जो है बहुत अच्छा, मेरी बात सुन ले प्लीज सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आप एक बहुत गलत आदमी से बात कर रहे हैं, मैं कोई सनसनी नहीं फैलाता। नहीं, फिर भी एक बात सुन लीजिए, और समा पे कोई हमला नहीं है, कोई हमला नहीं। समा ने अब तक माशाल्लाह पूरे हफ्ते में 6 प्रोग्राम करता है वो साथ। मेरी इरशाद सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दीजिए। आपका जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड हो गया, वो एहतजाज है, ठीक है। लेकिन ये हम किसी चीज़ को प्रोवोक करें और उसको दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं, जहां हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, एक दूसरे से निगाहें मिलाने से कतराएं। नहीं, मैं सिर्फ 2 अल्फाज कहूंगा। समा जो है 7 प्रोग्राम करता है, वो हमारी उंगली लेकर चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है, और समा पे कोई हमला नहीं कर सकता। और वो नंबर 1 जा रहा है। वो हम नंबर 1 हैं। हम नंबर 1 हैं। बहुत कहना था मुझे, मेरे और दोस्तों को भी कहना। आपकी शादी हो गई? इंसान 2 ही वक्तों में बोलता है, जो गैर शादीशुदा होता है जब बेगम नहीं होती तभी बोल रहा होता है। हाँ प्लीज जी, अस्सलाम वालेकुम सर। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग टू मनान भाई। मेरा नाम अहमद फराज है जी, और अप्रॉक्सीमेटली आई हैव डन मोर देन 275 रीएनैक्टमेंट्स, 40 मिनट्स के प्लेस। एंड यू आर अ वंडरफुल एक्टर भाई। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे आदमी को जो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठा हुआ है, उसको ही शुड हैव अ नाइस सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बिकॉज एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल सिटिंग ओवर हियर आर वेरी एजुकेटेड। यस, मैंने खुद एमबीए किया हुआ है, ठीक है जी। आई वाज एक्स, मैं पहले बैंकर था। माशाल्लाह। अपने पैशन की वजह से एक्टिंग में आया हूँ। आई सैक्रिफाइस्ड माय बैंकिंग प्रोफेशन। माय एंटायर फैमिली लिव्स इन लंदन सिंस लास्ट 10 years, लेकिन मैं अपने पैशन की वजह से आया हूँ। अरे छोड़ो यार, ईद पे मैं दूसरी पिक्चर कर रहा हूँ, यू कम एंड वॉच विद मी। I'm offering you honestly, I'm offering you a character in my next film. Honestly, एक चीज जो मैं कहना ही चाह रहा था, पॉइंट एक्साइटमेंट से दिमाग से निकल गया, कि
crime exists in our society. We being the media, the news people, we just portray it on the screen. You know, अगर एक चीज मौजूद है और हम एक न्यूज चैनल होने के ऐसे एक क्या जितने भी न्यूज चैनल, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो जिस पर रीएनैक्टमेंट्स चलती हैं, अगर हम उसको दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी अक्कासी कर रहे हैं. हमें उसको उस चीज को रोकना चाहिए ना जो रूट कॉज है, बजाय इसके कि ये कहना कि जी आप रीएनैक्टमेंट बंद कर दें. ब्रिलियंट पॉइंट. जो है ना जुर्म प्रमोट हो रहा है. और सर एक चीज और देखिए, अगर आज के बच्चे, वही बात जो आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि आज के दौर में इंटरनेट आपके हाथ में, 90 चैनल आपके केबल पे आ रहे होते हैं, हॉलीवुड की फिल्में आप देख रहे हो, बॉलीवुड की फिल्में आप देख रहे हो. बच्चे ने अगर आपको बिगड़ना होगा तो वो क्या सिर्फ रीएनैक्टमेंट देख के बिगड़ेगा? जस्ट गिव मी वन आंसर. If somebody have to be exploited, he will be exploited from any source which you can जो उसको टेलीविजन पे नजर आ रही है या कोई भी जो उसे इंस्पायर कर रही है. अदरवाइज ये जरूर है कि इतना मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हम उसको ग्लोरीफाई करके ज्यादा ना दिखाएं. ये जरूर है कि एंड में हम ये कर सकते हैं, अगर आपने किसी ज़्यादातर जितने भी ड्रामे हैं उसमें नाम चेंज होते हैं, लोकेशन चेंज होती है, स्टोरियाँ जेन्युइन होती हैं, कराची की ज़्यादा स्टोरियाँ होती हैं और हम चेंज कर सकते हैं. उसमें ये कर सकते हैं कि एंड के टाइम आप ये दिखा दें कि जो असली मुजरिम था उसका ये अंजाम हुआ और 2012 में वो फांसी चढ़ चुका है जिसने ये सब हरकतें की, ताकि लोगों को एक इबरत हासिल हो जाए. बट वही बात है ना कि अगर सर एक चीज में, अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया. इफ यू जस्ट कीप ऑन स्विचिंग ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स, इट डजंट मीन दैट आपकी सोसाइटी बिल्कुल it does exist. और इंशाल्लाह अगर मैं कोई पॉलिटिकल शो कर रहा हूँ तो आपने मुझे बिल्ली कहा है. सर आप तो टाइगर है माशाल्लाह, आपने तो मुझे ऑफर किया अभी. साहब मैं ये ऐड करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच बॉस. जब अब्बा यूज्ड टू वर्क इन फिल्म्स इन 70s तो बड़ी सबक आमोज और लव टाइप की फिल्म्स जो हैं वो सबक आमोज फिल्में बनाई जाती थी. जब गंडासा कल्चर आया तो माय फादर वाज वेरी वेरी डिप्रेस्ड कि ये तमाम जो हमारा मुआशरा बर्बाद हो जाएगा और कत्लो गारत जो है वो हर जगह शुरू हो जाएगा. दैट्स वाई मायूस हो गए, ही वेंट टू दुबई एंड वी लिव देयर फॉर अबाउट 6-7 years. सारा पैक करके फिल्में बंद करके अब्बा चले गए, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर द डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज्ड टू कम. वो पैसे रखते थे कि आप अपनी फिल्म, जो हमारी 4 फिल्में जो है वो इनकम्प्लीट बंद कर दी गई. 70% फिल्म्स की शूटिंग हो चुकी थी. अंगारे, बुड्ढे तोते, लल्लू पंजू, ये फिल्में थी जो बंद कर दी. कौन से तोते? बुड्ढे तोते अंगारे. अच्छी 3-4 फिल्में बंद कर दी गई इस वजह से कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर जरा वायलेंस डालें, कत्ल वगैरह. उन्होंने कहा मैंने तो नहीं करना ये सब चीज़, तो ये सब फिल्में बंद करके ही वेंट देयर कि अब मैंने ये फिल्में नहीं बनानी. तो अगर कोई बुढ़ा तोता और वो वायलेंट हो, कैसा अजीब लगेगा. मैं ये कह रहा था कि आपकी ज़्यादातर ये बात कर रहे थे क्राइम शो. इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है ना वो सोशल इश्यूज हैं, जो जहाँ से क्राइम पैदा होता है. हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. समझ रहे हैं. तो हमारी ज्यादातर स्टोरीज में अगर हम दिखाएं इसमें रीनैक्टमेंट में, तो मैक्सिमम हम सोशल इश्यूज को वो करते हैं. उसके बाद कहीं एंड में हम क्राइम दिखाते हैं कि जी हमने कोई किसी स्टोरी में क्राइम हमने दिखाया. मैक्सिमम तो हम सोशल इश्यूज के ऊपर. मगर मैंने जो किए प्रोजेक्ट्स में तो कोई नहीं था क्राइम. ऐसा भी होता है या बॉस नहीं, और ये जो है मेरी कहानी मेरी जुबानी, इसमें तो मैंने एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जिसमें कत्लो हो और ये हो. अच्छा, मेरे ख्याल से अब जैसे काजिम साहब ने बात कही कि उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया किसी चीज़ के मुतालिक. जब आप बात कर रहे होते हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक टॉक शो कर रहे हैं, तो आपकी अपनी रिसर्च भी कंप्लीट होनी चाहिए थी किस तरह का काम हो रहा है. आप पहले साल उठा के देखते रीएनैक्टमेंट किस तरह स्टार्ट हुए थे, आज 5वें साल में कहाँ खड़े हुए, आर्टिस्ट कैसे स्टार्ट हुए थे, टेक्निक क्या थी हमारी. तो हम टेक्निकली भी हमने ग्रूम किया, हमारे आर्टिस्ट ने भी ग्रूम किया, राइटर्स ने ग्रूम किया, एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हैं. यासिर का क्लिप चलाया, ये थिएटर एक्टर है बेसिकली. अब ये जब कराची में आया था इसने एंटरटेनमेंट के लिए भी काम किया, रीएनैक्टमेंट के लिए भी काम किया. टैलेंट था उसमें, वो आगे गया, वो फिल्म कर रहा है अभी. और भी एक्ट्रेस हैं, जनीता है, उसकी फिल्म रॉन्ग नंबर के अंदर थी वो. अभी हमारे जो हमारे मेन जो हमारा प्राउड है वो आरिफ भाई ने अभी स्टार्ट ही रीएनैक्टमेंट से किया. अभी वो मोहम्मद की फिल्म में मेन विलन है. तो जो आदमी मतलब काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो आगे जा रहा है. और प्लेटफॉर्म में हर तरह का थिएटर के अंदर हर तरह का थिएटर हो रहा है. जुमलेबाजी भी हो रही है उसके अंदर. अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ भी हो रहा है, फैज साहब भी परफॉर्म हो रहे हैं. तो हम एक ही लाइन में एक ही लाठी से सबको हाँक देंगे कि यार गलत हो रहा है तो ये ज्यादती होगी. जी बोलिए. एक बात मैं ज़रा सा कहूँगे. अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर फैसल मसूद. आई एम PhD in न्यूट्रिशनल मेडिसिन. वाह 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 वाह. एंड a qualified actor from Arts Council of Pakistan and UNESCO. एडिशन में ये करना चाहूँगा कि री-इनैक्टमेंट के जो बेसिकली अक्कासी करता है वो हमारे मुआशरे में होने वाले जुर्म और जितनी ज़्यादती हैं उसकी अक्कासी करता है.
सेकेंडली ये कि जब रीइनैक्टमेंट बनाया जाता है तो उसके एंड में ये दिखाया जाता है कि जो भी जुल्म या ज़्यादती की गई उसका एंड क्या हुआ, यानी ऐसा नहीं है कि उसको बीच में छोड़ दिया जाता है। कॉज ये दिया गया कि जनाब रीइनैक्टमेंट बंद होने चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है या जस्टिस है वो प्रॉपर नहीं है। तो यानी रीइनैक्टमेंट इस वजह से बंद होने चाहिए कि हम पॉजिटिविटी की तरफ ना आएँ, जो नेगेटिविटी है वो देखकर लोग ज़्यादा पिक करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है या जस्टिस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पॉइंट इसमें नहीं हुआ, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। सेकेंडली ये कि जो एक्टर्स की क्लास की बात की गई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो देखिए ना डॉक्टर की, ना कोई डॉक्टर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता है, ना लॉयर, ना इंजीनियर, ना एक्टर। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द सीनियरिटी, कि अगर वो कितना सीनियर है, द मोर यू डू द मोर यू लर्न। सीनियरिटी एंड परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली, दैट्स इट। तो इस चीज़ को कि थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, आई थिंक ये जो है ये बहुत बड़ी ज़ाहिर मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे जो जहन में आई थी वो ये है कि रीएनेक्टमेंट्स जितने भी मैं डिफरेंट चैनल्स पे ये समा पे ये नज़र आते हैं उसमें बेशतर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें औरत के हवाले से प्रोग्राम होता है कि जो औरत पे जुल्म हो रहा है या औरत पे कोई अमूमन नाजायज़ उसके साथ हुआ है या कुछ हुआ है। अब इसका असर ये हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली एक कानून पास किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है कि औरत की इज्जत, हिफाजत और उस असमत के लिए लॉ बना दिया गया। अब आप उसके लिए एक FIR कटा सकते हैं उस लॉ के तहत। आज पंजाब में हुआ है, कल सिंध में होगा, परसों तो पाकिस्तान में होगा। मेरी दुआ है अल्लाह औरत की उससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शौहरों के लिए भी एक ऐसा ही लॉ बने। नहीं तो उसमें शौहर जाके ये जब हम प्रोटेक्शन के लिए ऐसा बनना चाहिए। कोई शौहर भी कंप्लेंट कर सकता है, मेरी बीवी बहुत बातें करती है, रात को मैं सो रहा हूँ बहुत बातें करती है। साहिर भाई मैं कुछ कहना चाहूँगा सर, इस हवाले से मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। आई एम एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट and I am आप बोलो भाई, आप बोलो, आपको कोई चुप नहीं करा सकता, बोलो बोलो प्लीज। Sir, I am performing last 3 years in this reenactment shows and my name is आजम खान। और मैंने ये देखा है कि ये सोशल प्रोग्राम जितने हाईलाइट करते हैं लोगों में एनवायरनमेंट को अवेयरनेस देते हैं और कोई इंटरटेनमेंट अवेयरनेस नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुख्तसर बाजार में ज़ाफ़रान तो मिल जाता है, ज़र्फ़ नहीं मिलता। हमारा ज़र्फ़ है, हम काम करते रहेंगे, आप अपना ज़ाफ़रान बेचें। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी। अभी जैसे सर ने कहा, इनके साथ मैंने एक शो किया था, एक क्या नाम है, यही रीइनैक्टमेंट, और ज़फ़र उसके डायरेक्टर थे, और रीइनैक्टमेंट ही था वो, लेकिन यकीन जाने वो इतनी ज़बरदस्त स्टोरी थी सुजुकी वाली। और जिसमें हमने दिखाया था, सुजुकी चलाती हैं, इनके मतलब हस्बैंड की आई थिंक डेथ हुई है, सुजुकी चलाती हैं और सामान लोड करती हैं, और ये लोडेड गाड़ी पर पैदल चलाई है। और आप यकीन जाने, मुझे जब काफ़ी लोगों ने देखा तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि वाकई अगर इस तरह से हमारे माशरे में औरत काम करे, भाई औरत कार चला रही है तो जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लोडेड सुजुकी चलाती है तो उस पर एक इशूज़ बनते हैं। वो एक सोशल स्टोरी थी और यकीन जाने उसके ऊपर इतना मतलब एक अच्छा मैसेज गया था लोगों के लिए। तो ये कहना कि जी रीइनैक्टमेंट जो है वो सिर्फ क्या नाम है उसमें क्राइम दिखाए जा रहे होते हैं, या तो ये गलत है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। बल्कि आप ही कॉल भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप कॉल लीजिए प्लीज। आप अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सीमा जिलानी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, खैरियत से हैं साहिर? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब साहिर, मैंने कहना था आपसे कि देखिए फन की कोई कीमत नहीं होती। फन जो है ना वो हर आर्टिस्ट जो है वो बड़ा हसास होता है। अक्सर क्योंकि मेरी इंस्टीट्यूट भी है, मैं सिखाती भी हूँ आर्ट अपनी नौयत का, लेकिन जब आती हैं मेरे पास स्टूडेंट, कई मुझे पे भी नहीं कर सकती, तो मैं उनको वैसे ही थोड़ी कीमत में करके सिखा देती हूँ। हालांकि मैं काफ़ी हाई चार्ज करती हूँ हर चीज़ का, लेकिन ये है कि जब आर्ट इंसान अपना आगे करे तो उसकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि उसको रिडिक्यूल करें और रन डाउन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे इनकी बात से एक बात याद आई, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इस पूरी इंडस्ट्री से, ये पूरी इंडस्ट्री है रीइनैक्टमेंट की, इससे
इससे कितने लोगों को फायदा होता है उस पर अभी तक कोई भी नहीं गया। यस कितने लोगों का घर का चूल्हा इसी से चल रहा है, मतलब कि आपकी जो रोटी रोजी है वो है ही है। ये मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, ये मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्पॉट बॉय की बात कर रहा हूँ, मैं इसको इसकी जो अरेंजमेंट करते हैं वो उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से खाली कराची से ही हमारे लिए जो लोग काम करते हैं वो 800 से 900 लोग हैं जो इसके गिर्द जिनका चूल्हा चल रहा है। आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप लोग तो बहुत बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटे से स्केल पे बात करता हूं। वी हैव गॉट अ प्रोडक्शन कंपनी, वी आर प्रोड्यूसिंग वन फिल्म और अभी उसके लास्ट डेज हैं और 5 दिन के बाद शायद उसका कैमरा इंशाल्लाह उसका कैमरा क्लोज हो जाएगा। तो स्पॉट्स जो थे कल बहुत परेशान थे, तो कल आई स्पोक टू माय पार्टनर और उनसे मैंने कहा यार जल्दी से दूसरी पिक्चर भी शुरू करते हैं। हमने उस पर काम तो वैसे ही शुरू कर दिया और इन लोगों की नौकरियाँ जो हैं उसको रिटेन रखें, क्योंकि देखिए जब एक बच्चा अपने घर से निकलता है जिसकी उम्र 21-22 साल है और वो स्पॉट का काम करता है और उसकी माँ उसे भेजती है, तो वो जब घर वापस आता है काम करके तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है और जो उसकी माँ को सुकून मिलता है वो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं। पिक्चर कामयाब होती है नहीं कामयाब होती है एक दूसरी बात है, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपकी तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और अगर ये बंद होती है तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं होगा, बहुत सारे चूल्हे। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र की बात से मैं एक बात कहूँगी कि ना कि सिर्फ लोगों का चूल्हा, मैं एक बात कहूँगा, अगर हमने ब्रेक नहीं लिया ना तो फिर मसला हो जाएगा। एक छोटा सा सर प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि बिल्कुल रहने चाहिए, इसलिए कि उनसे बहुत सबक मिलता है हमें और सीखने को बहुत कुछ मिला है उनसे। इंसान अच्छा बुरा सोच सकता है, समझ सकता है और ये कि वो बच्चे भी देखते हैं साथ में बैठे होते हैं, उनको भी पता चलता है क्या गलत है क्या सही है। इससे माशरे में हमें अवेयरनेस मिलती है, मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स जो हो रहे होते हैं हमारे फैमिलीज़ के अंदर। अच्छे ड्रामे होते हैं, इंसान को यहाँ के माहौल का पता लगता है। न्यू जनरेशन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसी सोच है वैसे ही इंसान का बिहेवियर होता है, इसका रवैया होता है, वैसे ही वो वर्किंग कर रहा होता है। जो भी अभी मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, इट मीन्स कि वो नई चीज़ें आ रही हैं और नौजवान की जो उसके अंदर पोटेंशियल होती है उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है। देखिए हमारे घर में तो ये सब देखा जाता है, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से देखते हैं समाज के ड्रामे, जैसे कि मेरी कहानी, तेरी ज़बानी और वारदात आता है, ये सब ड्रामे अच्छे हैं, देखना चाहिए। अच्छा, हम लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है इन कहानियों से, तो ये बिल्कुल चलने चाहिए। ये ड्रामे चलते रहने चाहिए क्योंकि इनसे वैसे भी बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा है और अवेयरनेस मिलती है हम लोगों को इस चीज़ से, तो मेरा ख्याल है होना चाहिए। ऑलराइट जी, सर आपसे सीम दामिया है। मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। एक तो मैं ये बात कहूँगा कि जो कहा गया कि हम पढ़े लिखे नहीं होते, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया और अहमद फराज ने बताया, मैं अपने बारे में ये सिर्फ बताना चाहूँगा, मैं खुद एक्सपोर्ट मैनेजर रहा हूँ 15 साल तक। मेरे अंडर 20 लोगों की टीम काम करती थी। मैं सिर्फ अपनी शौक की वजह से यहाँ आया हूँ और ये हमारी फैमिली है पूरी, हम कोई अलग नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, जो स्पॉट बॉय होते हैं, हमारे डायरेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं। कोई किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होती, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो सीनियर हो, खाना सबके लिए एक आता है और सब एक साथ बैठ के खाते हैं। और जहाँ तक कहा गया कि रीइनेक्टमेंट का आर्टिस्ट को एक्टिंग नहीं आती, इनमें से बहुत से आर्टिस्टों का सब लोगों ने काम देखा हुआ है, कुछ फिल्म्स कर रहे हैं। मैं खुद 2 फिल्म्स करके बैठा हूँ, रॉन्ग नंबर और मंटो। अगर हमें एक्टिंग नहीं आती तो ये सब काम हमें ना मिलते। तो प्लीज़ इन चीज़ों को जो कहा जा रहा है उसके ऊपर नजरसानी की जाए। और एक चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो ये आप लोग ये ना समझें। एक सेकंड आप ज़फ़र बात कीजिएगा। मैं चूँकि हर रोज़ ऐसे ही लोगों से मिलता हूँ और मेरा हॉस्पिटल्स में बड़ा वास्ता पड़ता है और कॉलेजेस में, स्कूल्स में बहुत वास्ता पड़ता है। मेरे पास कभी कभी ऐसी कॉल्स आती हैं। कल एक कॉल आई थी कि मेरे पास मॉइस्चराइज़र ख़रीदने के पैसे नहीं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं, शौहर हैं। एक आर्टिस्ट हैं, फैसल उनका नाम है, उनको माउथ कैंसर हो गया और उनका गुजारा सिर्फ इन्हीं रीइनेक्टमेंट शोज़ पे चलता है। मैं हूँ एक छोटा सा आर्टिस्ट फैसल जान। यकीनन व्यूअर्स जिन लोगों ने मेरे प्लेस देखे हैं वो इस कंडीशन में तो शायद मुझे ना पहचान पाए। उसकी वजह यह है कि मैं पिछले 4-5 माह से कैंसर के मर्ज में मुब्तला हूँ और मेरी अल्लाह का शुक्र है ट्रीटमेंट चल रही है।
अब वो ट्रीटमेंट जो है वो फाइनल प्रोसेस में है, इंशाल्लाह वो कंप्लीट होने वाली है। और अल्लाह पाक की रहमत से, माँ बाप की दुआओं से, बहन भाइयों की दुआओं से, तमाम प्यार करने वालों की दुआओं से बहुत जल्द मैं शिफा याब हो जाऊँगा। मैं इनका मशहूर हूँ, समा चैनल का ख़ास तौर में उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मुझे अपने दिल की बात कहने का मौका दिया। तो मैं ये कहूँगा कि रीइनैक्टमेंट ड्रामे जो है एक फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी, जिससे आपको मौका मिलता है कि आप अपने फ़न के जौहर दिखा के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं या कितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये वो स्टेप है जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सीखना चाहिए। बेशुमार ऐसे फनकार कि जिनको रीइनैक्टमेंट ड्रामों के अलावा कहीं पे काम ही नहीं मिलता। इन चैनल्स की वजह से कितने लोगों की रोज़ी रोटी का सिलसिला अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। उनके क्या क्या मसले मसाइल सोल्व होते हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि कब्र का हाल जिस तरह मुर्दा जानता है, इसी तरह परेशानी का हाल हर वो आदमी जानता है जो परेशान है। तो बंद नहीं होनी चाहिए, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। जहाँ पे गलतियाँ हैं, जहाँ पर कुछ कमी है, जहाँ पर किसी किस्म के ये कहने के कन्फ्यूजन है, बंद नहीं होना चाहिए। सर, इस बात पे मैं कुछ कहना चाहूँगी। सॉरी, मैं पहले जॉब करती थी एक रेस्टोरेंट, वहाँ काम करती थी, तो वहाँ पर मुझे 8,000 रुपये मिलते थे महीने के। घर में सबसे बड़ी हूँ, हम 5 बहन भाई हैं। अब्बू हैं मेरे जो डायलिसिस के पेशेंट, अम्मी हैं वो हाउस वाइफ हैं। उस वक्त वो कैंटीन में काम करती थी, तो सॉरी, इसमें काम करने लगी। फिर पता चला कि इस तरह समा में प्रोग्राम्स होते हैं। मेरे कज़न है, फसी नाम है उनका, उन्होंने कहा तुम जाओ वहाँ पर। मैं आई, यहाँ पर ऑडिशंस दिए, घंटों 3 महीने में बैठी रहती थी ऑफिस के बाहर कि कोई मुझे काम दे, और साथ साथ जॉब भी करती थी। फिर काम मिलना शुरू हुआ और माशाल्लाह मैं अपने भाई को इंजीनियरिंग करवा रही हूँ। मेरे भाई को कैंसर हो गया, मेरे भाई को कैंसर हो गया था। उसकी कीमोथेरेपी का सारा खर्चा वो सब मैंने अपनी इसी रीइनैक्टमेंट से पैसे कमाए। पर जब ये प्रोग्राम जो आया उसमें जो कुछ भी बातें बोली मेरी अम्मी ने सुनी। अम्मी ने कहा बेटा तुम इतने पैसों में कौन से ऐसे कपड़े पहन लेती हो जो इस आदमी ने कहा है कि 500,000 रुपये में जो लड़की को आप कपड़े पहनाओ वो पहन लेगी। हम तो टीवी पे देखते हैं, आप ऐसा कुछ तो नहीं पहनती बेटा। क्यों कहा ऐसा? मैं जब घर में आती हूँ, शूट से पैकअप होता है, अगर कोई बाहर आंटी होती हैं खड़ी हुई होती है, ऊपर से हाँ बेटा आप कौन सा प्रोग्राम आने वाला है तुम्हारा, हमने देखा था ये वो। और जब ये हुआ बहुत सारे अपार्टमेंट में लोग थे, उन्होंने भी देखा, वो भी आए, कहने लगे उसको जाके जूते मारो जिसने तुम्हें ये बोली ये बात, हमसे पूछे हमारी बच्ची कैसी है। बहुत अच्छी बात की है। और मैं इनकी बात के साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा साहिर, कि जब मैंने ये किए अपना ऐसा भी होता है और बॉस नहीं छोड़ेगा, और अब मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट जिनको जब मैं एंटरटेनमेंट चैनल्स पे बड़े पैथेटिक रोल्स करते हुए देखता हूँ तो मैं काम जाता हूँ, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे ताना दिया मेरे मुंह पे, यार गालिब रीइनैक्टमेंट शुरू कर दिया, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा क्यों, मैं जो रीइनैक्टमेंट कर रहा हूँ उसके अंदर तो मेरे रोल्स देखो कितने स्ट्रांग हैं। जब मैंने एंटरटेनमेंट चैनल से बाय बाय कर दिया, तो जब इस वजह से किया कि मुझे जब पैथेटिक रोल्स ऑफर हुए, मैंने कहा मैंने करना ही नहीं है। मेरा बाप हमेशा हीरो रहा है, मैंने एज अ मेन लीड ही करना है। उन्होंने कहा नहीं फिर गालिब ठीक है आपकी मर्जी, आपकी आर्टिस्ट होता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, रीइनैक्टमेंट का हो या स्टेज का हो। बिल्कुल, यानी मेरी अदाकारी को जंग लगना हो गया शुरू। जब मैं शोज करता था इवेंट्स, तो मुझे लोग बोलते गालिब आपका ड्रामा क्यों नहीं आ रहा, यार गालिब आपका ड्रामा क्यों नहीं आ रहा। उनको मैं क्या बताऊं कि मैं वो एक्टर नहीं हूं जो फोन करे अस्सलाम वालेकुम सर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। उसके 15 साल तक 15-16 साल तक मैंने अदाकारी नहीं की, और मेरा बाप मेरे अंदर एक अदाकार ही देखता था।
जब मैंने शोज वगैरह शुरू किया, गालिब नहीं तुम एक्टर हो, तो गालिब तुम एक्टर हो, तुम एक्टर हो। जिस शख्स ने 100 फिल्में की हुई थी, अब मेरा बेटा है, मैं 50 बार सोचता हूँ कि नहीं इसको मैं बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। मेरा बाबा तुमने कुछ करना ही नहीं, तुमने एक्टिंग करनी। उसके बाद जब 15-20 साल तक बिल्कुल लोग मुझे भूल गए, बिल्कुल उस तरह से अदाकारी में मेरे शोज मेरे होते रहे। उसके बाद ये लोग थे जिन्होंने अप्रोच की एंड दे सेड कि चलो आओ और काम करो। व्हेन आई वर्क इन विद देम, जो मेरी ऑडियंस, जो मेरे लाइव इवेंट्स में गालिब आपका ड्रामा देखा, मजा आ गया। वो बात नहीं थी कि गालिब आप तो नजर ही नहीं आ रहे, क्या हुआ, ड्रामे क्यों नहीं कर रहे, ड्रामे क्यों नहीं कर रहे। एक बात तो क्लियर कर दूं कि रीएनैक्टमेंट कोई बंद नहीं हो रहे हैं भाई, ये मैं आपको बता दूं, कोई बंद नहीं हो रहे रीएनैक्टमेंट। ये जो बंद कराना चाह रहे हैं या जो बंद करने की बातें कर रहे हैं, असल में उनके स्लॉट की वो रेटिंग नहीं आती। उन्होंने एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया कि किसी तरह रेटिंग आए। समा के 6 के 6 या 7 के 7 प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली टॉप पे रहते हैं, उनकी टॉप रेटिंग रहती है। अब जो बातें कर रहे हैं ना जो लोग, उनकी रेटिंग नहीं है, इस वजह से वो ये मार्केट के अंदर अफवाहें फैला रहे हैं, बात बना रहे हैं। तो ये दिमाग से निकाल देंगे तो मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा। लेकिन अभी जब मैंने फैसल का एक क्लिप देखा, जब मैं जियो पर शो करता था तो फैसल मेरे शो के रेगुलर आर्टिस्ट थे। मुझे तो वाकई ये नहीं पता था कि फैसल के साथ ये हुआ है। सो आई गेस आई नीड टू पे अ विज़िट टू हिम, उनसे मैंने मिलने जाना है। बस मैं यही एक बात कहना चाहता था जो मैंने शुरू में कही थी कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। मेरे पास ऐसे हज़ारों लोग रोज़ आते हैं जो मुझे अपने पेपर्स देते हैं कि मेरे बेटे को ये है, मेरी बेटी को ये है, कुछ आप करवा दीजिए। आई डोंट नो व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहता है लामिया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उनकी रज़ा में खुश हूँ। लेकिन मुझे किसी ने भी इख्तियार नहीं दिया कि मैं इंसान को कमतर समझूँ। सब मुझसे बेहतर हैं, मैं सबसे कमतर। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि बिल्कुल रहने चाहिए, इसलिए कि उनसे बहुत सबक मिलता है, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है उनसे। इंसान अच्छा बुरा सोच सकता है, समझ सकता है, और ये कि वो बच्चे भी देखते हैं साथ में बैठे हो तो उनको भी पता चलता है क्या गलत है क्या सही है। इससे माशरे में हमें अवेयरनेस मिलती है, मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स जो हो रहे होते हैं हमारे फैमिलीज़ के अंदर। अच्छे ड्रामे होते हैं, इंसान को यहाँ के माहौल का पता लगता है। न्यू जनरेशन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसी सोच है वैसे ही इंसान का बिहेवियर होता है, इसका रवैया होता है, वैसे ही वो वर्किंग कर रहा होता है। जो भी अभी मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, इट मीन्स कि वो नई चीज़ें आ रही हैं और नौजवान की जो उसके अंदर पोटेंशियल होती है उसको। जी सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल ख़ान है और मैं अपना मुख्तसर तारुफ़ करवा दूँ कि मैं 2010 में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट असिस्टेंट की हैसियत से रिटायर हुआ। उसके बाद से मैं ये काम कर रहा हूँ। आपने पाबंदी लगाई भी है उन साहब का नाम लेने की, इम्पोर्टेंस देने की, लेकिन मैं चंद लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा। रेहान अज़हर साहब, अब मैं आपको नादान अज़हर कह के पुकारूँगा क्योंकि आपने नहायत कम इल्मी में, बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी से पूछे हुए, किसी सर्वे किए हुए, आपने हमें 3 अवार्ड दे दिए। हम लोग कम तालीम याफ्ता हैं, शायद आपने सबकी डिग्रियां चेक की हो या कुछ कराया हो। हम वो 500 से 2000 का तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जिसका जितना ज़र्फ़ होता है वो उतनी बात करता है। 3rd क्लास आर्टिस्ट, पता नहीं कौन सा सर्वे करवाया है जिन्होंने 1st, 2nd और 3rd जो है वो अलग अलग कर लिया। आर्टिस्ट के लिए हमारे फिल्म के, टीवी के, थिएटर के इतने बड़े आर्टिस्ट जो लेजेंड हैं, क्या उन्होंने चांस दिया तो उनकी डिग्रीज देख के दिया? यकीनन नहीं। तो आप प्लीज़ अपनी तहक़ीक़ पहले मुकम्मल कीजिए। आपको ये किसने अख्तियार दे दिया कि आप किसी भी आर्टिस्ट को, मैं तो बाउंड्रीज नहीं बनाता, रीएनैक्टमेंट, थिएटर, टीवी, एंटरटेनमेंट, एक्टिंग है, कैमरा यहाँ है, वहाँ भी है, एक्टिंग है, स्क्रिप्ट यहाँ है, वहाँ भी है। तो हम तो बाउंड्रीज बनाते ही नहीं हैं, हम तो आर्टिस्ट हैं। कुछ लोग हमें बाउंड्रीज में रखना चाहते हैं लेकिन वो उनकी गलतफहमी है। आर्टिस्ट है, जो अच्छा काम करेगा वो आसमान को छुएगा। सर जफर, मैं ये कह रहा था कि क्या बोलूँ, इन्होंने इतनी अच्छी बात कह दी है। उनकी 11 बजे का स्लॉट की रेटिंग नहीं है, सिर्फ वजह ये है और कुछ नहीं है।
I'm really sorry. वो असल वजह ये थी वो जो भड़ास थी ना उनकी एक अरसे की, अच्छा, वो निकली थी उस सूरत में कि इन सबको थर्ड क्लास आर्टिस्ट का एक वजह ये थी और कोई नहीं थी, ये फ्रस्ट्रेशन थी सालों की जमा के रेटिंग नहीं आती मेरी, कुछ भी कर लूं। जफर ने वो निकाली है उन्होंने। नईम साहब को माइक दीजिए। जफर ने नहीं, नईम साहब को माइक दीजिए, फौरन दे दीजिए नईम साहब को माइक। जफर ने नईम साहब को माइक दीजिए। जी एक मिनट, मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगा। जफर ने जैसे कहा कि चैनल की रेटिंग का तो ये 500 से 2000 उन्हीं के चैनल पर होता है, बाकी समा हमें माकूल जो है वो पे करता है। अच्छा उनको बोलने दें। जी नईम साहब। चांस मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम साहिर साहब, मेरा नाम नईमुद्दीन सिद्दीकी है और मैं नईम सिद्दीकी के नाम से पाकिस्तान टेलीविज़न से काम करना शुरू किया मैंने। मेरे सीनियर डायरेक्टर काजिम पाशा साहब मेरे मोहतरम, जिनके साथ मैंने बड़े सीरियल्स किए, जांगलूस, मंडी, रात रेत हवा, और सीनियर जितने डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, सायरा काज़मी साहिबा, ज़ेबुन्निसा, और जितने सीनियर हैं शाहिद इकबाल पाशा, मोहसिन अली साहब। हम रीएनैक्टमेंट के बाद दूसरी बात ये है कि वो साहब जिन्होंने आर्गूमेंट्स कर दिए आर्टिस्टों के बारे में या रीएनैक्टमेंट के बारे में, जो कुछ कहा, उनको अभी सोहेल साहब ने कहा उनको ऑथराइज़ किसने किया, ये अथॉरिटी किसने दी उनको? हु आर यू? मतलब अगर एक आदमी गरीब है उसके घर में राशन आप डलवाते हो, उससे मालूम करते हो कि आप क्या करते हैं, आप कब से काम कर रहे हैं? बिकॉज आई एम प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड आई एम डूइंग स्टेज ड्रामा, फिल्म, रीएनैक्टमेंट एंड अदर प्लेस कमर्शियल्स, और मैं ये करता रहूँगा, मेरी ये जॉब है। वो कौन होते हैं ब्लॉक करने वाले, घर पे बैठाने वाले? नाम, आई एम नॉट बेगर, और इसमें आई एम आर्टिस्ट, एवरीबॉडी इज आर्टिस्ट। और साहिल मैं आपको ये बताऊं कि माशाल्लाह इनकी अदाकारी ने मुझे हमेशा इम्प्रेस किया। और जब ये काजिम पाशा साहब के स्कूल ऑफ एक्टिंग से बाहर आए, क्योंकि मैं खुद इन्हीं का एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी इन्होंने ही सिखाया, और हमें सबसे पहली ट्रेनिंग यही दी गई कि जो भी रोल हो डेप्थ में उतर के काम करो और अपने को प्रूव करो। अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए लास्ट फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू सर। मैंने इनकी जज्बात सुने और महसूस भी किया। एक बात तो मैं ये कहूँगा कि इसमें से बेशतर आर्टिस्ट वो बैठे हैं जो टेलीविज़न ड्रामे की इब्तिदा से आर्टिस्ट है, काम करते चले आए। बहुत बड़ी बात है। 90% इसमें से जो मैं चेहरे देख रहा हूँ वो ये हैं, तो इनको रीएनैक्टमेंट का आर्टिस्ट कहना तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, इसलिए इनको ये ना कहा जाए दे आर आर्टिस्ट। चलिए जी, विद दैट वी क्लोज द आर्ग्यूमेंट। नथिंग, किसी पे कोई तंज नहीं है, कोई पॉइंटिंग फिंगर्स नहीं है, बस इतना ख्याल रखिए हम सब बराबर हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, और ये मेरे लोग जो हैं ये बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई फर्स्ट या थर्ड क्लास नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। जब अल्लाह ने कोई तफरीक नहीं रखी तो हम कौन होते हैं? थोड़ा सा आपसे मिलकर बाद खुदा।